Hello students, welcome to lecture 11 of Principle of Inheritance and Variation। इस लेक्चर में हम लोग जो डिसऑर्डर्स है, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स है और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत सिंपल है जेनेटिक डिसऑर्डर्स का। ठीक है, इसमें ज्यादा हाई लेवल क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, तो एनसीईआरटी लेवल क्वेश्चन आने के चांसेस ही है। ठीक है, तो इसमें हमको ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो है वो दो वजह से हो सकते हैं, या तो जीन्स में चेंजेस या क्रोमोसोम में चेंजेस। ठीक है, तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर दो पार्ट में हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स को डिवाइड करते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं? हीमोफीलिया, आपने नाम सुना है पिछले लेक्चर्स में, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइल कीटोनुरिया, थैलेसीमिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये सारे जो है ये मेंडेलियन डिसऑर्डर्स है। एक एक करके हम इनको समझेंगे। ठीक है, उसके बाद बात करें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की, तो डाउन सिंड्रोम सुना होगा आप लोगों ने, क्लिनफेंट्रन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये सारे जो है हमारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में आ जाते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक करके। ठीक है, तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में दिस डिसऑर्डर्स caused by alteration और म्यूटेशन इन सिंगल जीन। ठीक है, ये जीन में चेंजेस की वजह से, जीन में म्यूटेशन की वजह से, जीन में डिफेक्ट की वजह से ये डिसऑर्डर्स होते हैं, जिनको हम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स बोलते हैं। ठीक है, समझ गए? इसके एग्जांपल्स हम लोगों ने देख लिए। उसके बाद द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कैन बी ट्रेस्ड इन अ फैमिली बाय पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, अब एक फैमिली में पैटर्न क्या रहेगा उस बीमारी का, मींस मान लो फॉर एग्जांपल कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस अगर मदर को है, फादर को नहीं है, तो मान लो उनके 4 बच्चे होते हैं, 2 लड़कियां होती है, 2 लड़के होते हैं, तो किस तरीके से वो ट्रांसफर होगा? क्या उनके बच्चों में कलर ब्लाइंडनेस होगा या नहीं होगा, या उनके बच्चों के बच्चों में किस तरीके से जो पैटर्न है उसको हम पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पेडिग्री एनालिसिस पढ़ेंगे और कुछ उसके प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करूंगा मैं। ठीक है, पेडिग्री एनालिसिस एक तरीके से एक न्यूमेरिकल की तरीके से है। ठीक है, तो उसमें प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है, बताने को उसमें कुछ नहीं है, बहुत छोटे सी इंफॉर्मेशन है, बट प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए। तो मैं उसमें लेक्चर में आपको 4-5 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके बताऊंगा, जिससे आपको आइडिया आएगा कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो पेडिग्री एनालिसिस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये पेडिग्री एनालिसिस जो होता है वो इस तरीके से दिखता है। ठीक है, समझ गए? ये सब चार्ट दे देंगे और तुमको बोलेंगे इस चार्ट को देखकर पहचानो कि ये किस बीमारी का चार्ट है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है पेडिग्री एनालिसिस ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। ठीक है, ये जो चार्ट हमें दिख रहा है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट का है। ठीक है, समझ गए? इसका एग्जांपल क्या है? मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना, ये मैं अभी पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, ये ऑटोसोमल रेसेसिव है, आप देख सकते हो कि चेंजेस है। ठीक है, यहाँ पे पेरेंट्स इन्फेक्टेड थे तो चाइल्ड इन्फेक्टेड हुआ। यहाँ पर आप देख रहे हो पेरेंट्स दोनों हेल्दी थे, देखो जिसमें भी कलर फिल होगा वो अफेक्टेड है, इन्फेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पर पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं थे फिर भी चाइल्ड अफेक्टेड होने लगे, तो ये ऑटोसोमल रेसेसिव है। तो इसी को पहचानना है हमको कि ऊपर क्या था, नीचे क्या था, पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं था और चाइल्ड अफेक्टेड होने लगे तो ऑटोसोमल रेसेसिव कहलाएगा। ठीक है, पेरेंट्स अफेक्टेड थे फिर भी चाइल्ड अफेक्टेड नहीं है, मतलब ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकता है। तो इसी तरीके के एनालिसिस का क्वेश्चन आपको आएगा, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो इसको हम लोग अभी स्किप करते हैं। फर्स्ट है हमारा हीमोफीलिया। ये सेक्स लिंक्ड या फिर एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार आएंगे कि हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल रेसेसिव है, सेक्स लिंक डोमिनेंट है, सेक्स लिंक रेसेसिव है। 4 ऑप्शन बनते हैं। ठीक है, 4 तरह का पेडिग्री एनालिसिस होगा। कौन कौन सा? ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रेसेसिव, सेक्स डोमिनेंट, सेक्स रेसेसिव, या एक्स डोमिनेंट, एक्स रेसेसिव। ठीक है, तो 4 तरह के ऑप्शन बनते हैं और यही 4 तरह की बीमारी मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में हमें मिलेंगी। तो हीमोफीलिया में क्या होता है? इन दिस प्रोटीन इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग इज अफेक्टेड। ठीक है, हीमोफीलिया में हमने आगे भी पढ़ा है कि ब्लड क्लॉटिंग का प्रोटीन नहीं बनता है। ठीक है, तो एक सिंपल छोटा कट भी लगता है तो कंटिन्यूअसली ब्लड फ्लो होता रहता है, क्लॉटिंग नहीं होती। ठीक है, इट इज कंट्रोल्ड बाय पेयर ऑफ अलील H एंड H। ठीक है, कैपिटल H एंड स्मॉल h। H इज नॉर्मल अलील एंड
स्मॉल एच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीमोफीलिया। ठीक है, तो क्या होगा, अगर कैपिटल एच है तो नॉर्मल फीमेल, कैपिटल एच स्मॉल एच है तो हेट्रोजाइगस फीमेल, मतलब कैरियर है। ठीक है, उसमें वो डिजीज होगी नहीं, बट वो आगे पास ऑन कर सकती है अपने बच्चों में, अपने सन्स में। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कैरियर, जिसमें एक स्मॉल एच है, ठीक है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है, बट उसमें वो प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि दोनों एच होना जरूरी है, क्योंकि ये रेसेसिव डिजीज है। ठीक है, रेसेसिव डिजीज है मीन स्मॉल एच दोनों होगा, तभी जो है वो हीमोफिलिक फीमेल कहलाएगा। ये थर्ड कैटेगरी है। ठीक है, फोर्थ कैटेगरी, अब मेल में एक ही एक्स होता है, अगर उस पर कैपिटल एच है तो वो नॉर्मल रहेगा, और उस पर स्मॉल एच है तो हीमोफिलिक रहेगा। ठीक है, तो मेल में कैरियर होने का चांस नहीं है, मेल में या तो नहीं होगी बीमारी या होगी, मेल जो है वो कैरियर का काम नहीं कर सकता है। ठीक है, कैरियर का काम जो है वो इस सेकंड कंडीशन वाली फीमेल ही करेगी, जो हेट्रोजाइगस फीमेल होगी। ठीक है, तो ये एक डिजीज समझ गए हम लोग। सेक्स लिंक्ड रेसेसिव है, रेसेसिव है मींस दोनों स्मॉल एच के ऊपर कैपिटल एच नहीं होना चाहिए, तभी वो काम करेगा। ठीक है, in females hemophilia is very rare because it happens only when mother is at least carrier and father hemophilic। ठीक है, अब फीमेल में होने के चांसेस क्या है कि मदर तो कैरियर होनी चाहिए और फादर हीमोफिलिक होना चाहिए, ऐसी कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कंडीशन बहुत रेयर होता है, क्योंकि किसी को भी ये बीमारी होती है तो वो शादी से पहले जो है ये बता देता है और वो टेस्ट करा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो इंडिया में उतना नॉलेज नहीं है, बट बाकी कंट्रीज में जो है ये खूब नॉलेज है। इसको रॉयल डिजीज भी बोलते हैं, क्योंकि क्वीन विक्टोरिया के खानदान में ये डिजीज होती है। ठीक है, तो फीमेल्स में बहुत रेयर है। ठीक है, और अगर हो भी गया, ठीक है, तो वो उसकी डेथ हो जाएगी बहुत जल्दी। ठीक है, क्वीन विक्टोरिया वाज अ कैरियर ऑफ हीमोफीलिया, सो हर फैमिली पेडिग्री शोज मेनी हीमोफिलिक डिसेंडेंट। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि क्वीन विक्टोरिया जो है वो कैरियर थी। ठीक है, उसका जो हस्बैंड था प्रिंस अल्बर्ट वो नॉर्मल था। ठीक है, अब साइन सब समझ सकते हो, अगर फील्ड नहीं है और राउंड है तो फीमेल, फील्ड नहीं है, ठीक है, तो स्क्वायर है तो मेल, और अगर हाफ फील्ड है तो कैरियर, और फुल्ली फील्ड है तो वो अफेक्टेड पर्सन है। ठीक है, यहाँ पर हम हीमोफीलिया की बात कर रहे हैं इसलिए हीमोफिलिक मेल बोल रहे हैं इसको। ठीक है, ये कैरियर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि इनकी फैमिली में किस तरीके से ये अफेक्ट हुए। चार्ट को आप देख सकते हो, बना सकते हो, जिससे आपको आइडिया आएगा कि देखो यहाँ पे कैरियर, मदर कैरियर है। ठीक है, इसको हम लोग पेडिग्री वाले लेक्चर में भी फिर से एक बार करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डिसऑर्डर्स हम लोग पढ़ रहे हैं इसलिए ज्यादा पेडिग्री पे ध्यान नहीं दे रहे। मदर जो है कैरियर है, फादर नॉर्मल है, फिर भी एक सन जो है वो अफेक्टेड हुआ और बाकी दो डॉटर जो है वो कैरियर बनी। ठीक है, फिर ये जो कैरियर है डॉटर, उसकी शादी हुई एक नॉर्मल मेल से। ठीक है, सॉरी यहाँ पे, हाँ, नॉर्मल मेल से शादी हुई, तो क्या होगा, हम देख रहे हैं दो सन जो है वो अफेक्टेड है और एक सन नॉन अफेक्टेड है, और एक जो है वो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो कैरियर है। ठीक है, जो कि विक्टोरिया स्पेनिश। ठीक है, तो इसको हम लोग डिटेल में और पढ़ेंगे, यहाँ पर आपको इसको बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इसको जो है पेडिग्री वाले लेक्चर में फिर से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब आया कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस एक डिजीज है जो कि सेक्स लिंक्ड रेसेसिव है। ठीक है, हीमोफीलिया भी एक्स लिंक्ड रेसेसिव, ये भी एक्स लिंक्ड रेसेसिव, ड्यू टू डिफेक्ट इन आइदर रेड और ग्रीन कोन। हमें पता है हमारे आईज में तीन तरह के कोन्स होते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है, RGB। इट रिजल्ट इन फेलियर टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर। ठीक है, तो यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है, अगर ये नंबर पढ़ पा रहे हो तो तुमको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, अगर ये नंबर नहीं पढ़ पा रहे हो तो यू हैव कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो नंबर मैं नहीं बोल रहा हूँ, खुद से पढ़ के देख लो। ठीक है, ये सिंपल सा टेस्ट है इसका, डॉक्टर के पास भी जाओगे तो ऐसे ही टेस्ट कराएगा। इट इज ड्यू टू म्यूटेशन इन सम जीन्स इन एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, कुछ जीन्स एक्स क्रोमोसोम के कुछ जीन में म्यूटेशन होता है, जिसकी वजह से ये कलर ब्लाइंडनेस होती है। ठीक है, इट अकर्स इन 8% ऑफ मेल्स एंड 0.4% ऑफ फीमेल्स। दिस इज ड्यू टू जीन्स आर एक्स लिंक। ठीक है, एक्स लिंक है इसलिए मेल में होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, क्योंकि उसके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, समझ गए। अब नॉर्मल अलील इज डोमिनेंट,
कैपिटल सी जो है इसका डोमिनेंट है, और ये रेसेसिव एलील जो है स्मॉल सी है, जो कि कलर ब्लाइंडनेस शो करता है। ठीक है, तो ये मान लो कि ये कैरियर है, ये नॉर्मल मेल है। ठीक है, द सन ऑफ हेट्रोजाइगस वुमेन, सन ऑफ हेट्रोजाइगस वुमेन, ठीक है, जो कि कैरियर हैज अ 50% चांस ऑफ बीइंग कलर ब्लाइंड। ठीक है, तो दो सन है इसलिए 50% चांस ऑफ कलर ब्लाइंड। यहाँ पर एक सन जो है वो कलर ब्लाइंड हो गया, मतलब 50% चांस अब हमें देखने को मिल रहा है। ए डॉटर विल बी कलर ब्लाइंड ओनली व्हेन हर मदर इज एट लीस्ट ए कैरियर। ठीक है, मदर कैरियर होनी चाहिए और फादर कलर ब्लाइंड होना चाहिए, तभी डॉटर जो है वो कलर ब्लाइंड हो सकती है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट, तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट याद नहीं है तो छोटा मोटा जो न्यूमेरिकल आपको आने वाला एग्जाम में वो सॉल्व नहीं होगा, ये समझ लो। ठीक है, तो ये कलर ब्लाइंडनेस में ये दोनों पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जिसको याद है वही उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। ठीक है, अब समझ गए, अगर सन जो है वो हेट्रोजाइगस फीमेल है, जो कैरियर है, उसके अगर 4 लड़के होते हैं तो 2 कलर ब्लाइंड होंगे, 2 नॉर्मल होंगे। अगर 2 लड़के होते तो 1 कलर ब्लाइंड होगा, 1 नॉर्मल होगा। ये थ्योरेटिकल बातें कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद डॉटर को अगर कलर ब्लाइंड होना है तो मदर एटलीस्ट कैरियर होनी चाहिए और फादर कलर ब्लाइंड होना चाहिए, तभी डॉटर जो है वो कलर ब्लाइंड हो सकती है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, तभी आप इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद सिकल सेल एनीमिया की अगर हम बात करें, ये ऑटोजोमल लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट। ठीक है, एक्स लिंक नहीं है, ऑटोजोम लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट। ठीक है, तो इसको ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज भी बोल सकते हैं। इट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ द पार्टनर्स आर कैरियर। ठीक है, अगर दोनों पार्टनर कैरियर है तो ही ये ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होगी। द डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय पेयर ऑफ एलील। ठीक है, हीमोग्लोबिन ए एंड हीमोग्लोबिन एस। ठीक है, तो अगर ए है दोनों में तो नॉर्मल रहेगा इंसान। ठीक है, हम लोगों में मोस्टली ये HbA हमको मिलेगा, तो नॉर्मल ट्रेट हमको रहेगा। हमारा जो आरबीसी है वो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये वाला जो है ये नॉर्मल आरबीसी है। ठीक है, अब हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या होगा कि उसको सिकल सेल एनीमिया नहीं होगा, बट वो एक कैरियर है, वो आगे की जनरेशन में पास ऑन करेगा उस बीमारी को। ठीक है, कैरियर है, सिकल सेल ट्रेट यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, होमोजाइगस रेसेसिव, अगर ये कंडीशन है HbS इन HbS, तो ये अफेक्टेड होगा और इसकी आरबीसी जो है वो इस तरह की शेप की हो जाएगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, अब आरबीसी का जो है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इसमें कम हो जाएगा। ठीक है, और इंसान को फिर, अब ऑक्सीजन ही सब चीज है, ऑक्सीजन बहुत नेसेसरी है, ईच एंड एवरी सेल को चाहिए। तो आप समझ सकते हो कि बहुत सारी चीजें, प्रॉब्लम जो है बॉडी में स्टार्ट होने लग जाएंगे। ठीक है, the defect is caused by substitution of glutamic acid by valine at the 6th position of beta globin chain in hemoglobin। ठीक है, अब यहाँ पे मैं देखना है कि बीमारी होती क्यों है। एक नॉर्मल जीन है, ठीक है, उससे mRNA बनता है GAG। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि HbA प्रोटीन है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 6th पोजीशन पे ये जो हीमोग्लोबिन की पेप्टाइड जो प्रेजेंट है। ठीक है, इसके 6 पोजीशन पे नॉर्मली क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड, जिसका शॉर्ट फॉर्म है GLU। ठीक है, तो ये ग्लूटामिक एसिड जो है उसकी जगह पर क्या आ जाता है, वेलिन आ जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, ये आपको जो है इसमें समझना है, आपको उसकी प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी कि ग्लूटामिक एसिड की क्या प्रॉपर्टी है। वो हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफोबिक है, एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है। और वेलिन का देखो, ठीक है, ये मैं नहीं बताने वाला, आप खुद से स्टडी करो दोनों की प्रॉपर्टी और देखोगे यार सर एक अमीनो एसिड इधर से उधर हो गया तो क्या फर्क पड़ गया, है ना। इतनी सारी प्रोटीन्स हैं, इतना बड़ा स्ट्रक्चर है। ठीक है, आरबीसी में इतनी सारी प्रोटीन्स है, एक प्रोटीन में, एक प्रोटीन भी नहीं, एक पेप्टाइड में एक पोजीशन पे एक अमीनो एसिड, ऐसा भी नहीं है कि गायब हो गया, एक उसकी जगह पे दूसरा आ गया। ठीक है, तो क्या फर्क पड़ गया, तो इसको, इसके लिए आपको थोड़ा बायोमोलिकुलर प्रॉपर्टीज की पढ़नी पड़ेगी। बायोमोलिक्यूल्स में जाओ या नेट पे जाओ और देखो ग्लूटामिक एसिड का क्या प्रॉपर्टी है और वेलिन का क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है,
तो इसकी वजह से क्या होता है, इसका शेप चेंज हो जाता है। इस पॉइंट म्यूटेशन हम इसे बोल सकते हैं, है ना, ये पॉइंट म्यूटेशन है, ठीक है। सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन क्या हुआ, GAG की जगह पर GUG हो गया, ठीक है। और GAG कोड करता है ग्लूटामिक एसिड को, पर GUG कोड करता है वेलिन को। सिर्फ एक A की जगह पर अगर U हो जाएगा तो ये बीमारी हो जाएगी। और यही क्वेश्चन आएंगे भी कि कहाँ पे म्यूटेशन हुआ, कौन सा अमीनो एसिड नॉर्मल में था, अफेक्टेड में कौन सा अमीनो एसिड आ गया, उसका कोडोन क्या था, ग्लूटामिक एसिड का कोडोन क्या था, वेलिन का कोडोन क्या था, कौन सा बेस सब्स्टिट्यूट हुआ, ए सब्स्टिट्यूट हुआ, उसकी जगह पे यू आया। तो ये सारे तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझ लो, ठीक है। कौन सी चेन में, बीटा ग्लोबिन के चेन में, ठीक है। द म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अंडरगो पॉलीमराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन कॉजिंग द चेंज इन शेप ऑफ आरबीसी फ्रॉम बाइकॉन्केव टू इलोंगेटेड सिकल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो क्या होगा, जो म्यूटेंट हीमोग्लोबिन है उसमें इस तरीके से जो नॉर्मल जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, बाइकॉन्केव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो सिकल सेल में चला जाएगा और इट कैन कॉज ब्लॉकेज इन द आर्टरीज, ठीक है। ब्लॉकेज कर सकता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, तो बॉडी में डिफरेंट प्रॉब्लम अराइज हो जाएंगे, ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट है हमारा फिनाइल कीटोन्यूरिया, जिसको हम PKU बोलते हैं शॉर्ट में। इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म में कुछ प्रॉब्लम है इस डिजीज में। ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट है, ठीक है, ये जरूर याद रखना कौन सी बीमारी कौन सा ट्रेट है, ठीक है। ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल रेसेसिव है, एक्स लिंक डोमिनेंट है, एक्स रेसेसिव, उसके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, टेस्ट में तो पक्का आएंगे, और नीट में भी एक क्वेश्चन इसका आ सकता है डिसऑर्डर्स में से। इट इज ड्यू टू म्यूटेशन इन द जीन दैट कोड्स फॉर एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। एक एंजाइम प्रेजेंट है हमारे बॉडी के अंदर जिसका नाम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। वो क्या करता है, फिनाइल एनिलीन जो हमारे अमाइनो एसिडिक है जो हम खाने में खाते हैं, उसको टायरोसिन में कन्वर्ट करता है। तो अगर ये एंजाइम नहीं है तो फिनाइल एनिलीन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा। अब क्या दिक्कत आएगी उसको हम लोग समझ लेते हैं। नॉर्मल पर्सन में क्या होता है, उसने खाना खाया, खाने में प्रोटीन थी, डाइटरी प्रोटीन थी, प्रोटीन में ये अमाइनो एसिड होगा फिनाइल एनिलीन, ठीक है। फिनाइल एनिलीन के अंदर हमारे बॉडी के ऊपर ये एंजाइम एक्ट करती है जिसका नाम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज और बना देती है टायरोसिन, ठीक है। ये नॉर्मल पर्सन में हो रहा है। टायरोसिन से क्या बनता है, मिलेनिन बनता है, प्रोटीन्स बनते हैं, डोपामिन, मिलेनिन और डोपामिन, ठीक है। मिलेनिन एक पिगमेंट है, ठीक है, और डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे ब्रेन के फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्या होगा, PKU पेशेंट में क्या होता है, फिनाइल तो खाने में तो आएगा, ठीक है। अब ये फिनाइल एलेनिन जो है वो कन्वर्ट नहीं हो पाता टायरोसिन में, और ये फिर कन्वर्ट हो जाता है फिनाइल पायरुविक एसिड में, ठीक है। फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होके इट कॉजेस दिस डिजीज नोन एज फिनाइल कीटोन्यूरिया। में क्या होता है हम आगे देखते हैं, ठीक है। अफेक्टेड इंडिविजुअल लैक्स दिस एंजाइम एज अ रिजल्ट फिनाइल एलेनिन एक्यूमुलेट एंड कन्वर्ट्स इनटू फिनाइल पायरुविक एसिड एंड अदर डेरिवेटिव, ठीक है। ये इकट्ठा होता रहता है और धीरे धीरे फिर ये इसमें कन्वर्ट होता रहता है। अगर ये टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिनाइल पायरुविक एसिड नहीं बन पाएगा, बट यहाँ पर ये बन जाएगा। अब क्या होगा, ये जो फिनाइल पायरुविक एसिड बना इन पेशेंट्स में, इट एक्यूमुलेट्स इन ब्रेन। अब ये ब्रेन में इकट्ठा होने लगता है, रिजल्टिंग इन मेंटल रिटार्डेशन। These are also excreted through urine because of pure absorption by kidney, ठीक है। तो मेंटल रिटार्डेशन कॉज करेगा और यूरिन में भी ये डिटेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो किसी के यूरिन में अगर फिनाइल पायरुविक एसिड का एक पर्टिकुलर अमाउंट डिटेक्ट हो रहा है तो ही इज सफरिंग फ्रॉम फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक है। तो अनअफेक्टेड कैरियर फादर अगर हम देखें यहाँ पर, ठीक है, और अनअफेक्टेड कैरियर मदर, दोनों कैरियर है, ठीक है। तो अनअफेक्टेड सन होने के चांसेस 1 in 4, ठीक है। अनअफेक्टेड कैरियर होने के चांसेस 2 in 4, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे 25% चांसेस है कि सन अनअफेक्टेड रहेगा, एक सन अनअफेक्टेड रहेगा, इसके 25% चांसेस है, ठीक है। उसके बाद अनअफेक्टेड कैरियर होने के चांसेस 50% और अफेक्टेड होने के चांसेस 25%, ठीक है। तो 25% अनअफेक्टेड होने के चांसेस, 25% अफेक्टेड होने के चांसेस और 50% चांसेस है कैरियर होने के, अगर दोनों मदर एंड फादर दोनों कैरियर हैं तो,
ठीक है। आप इस तरीके से इसको अलग अलग कंडीशन में क्रॉस बना सकते हो, फादर नॉर्मल मदर अफेक्टेड, फादर नॉर्मल मदर कैरियर, ठीक है, आप खुद से बनाकर ये देख सकते हो। अब नेक्स्ट डिसीज आता है हमारा थैलेसीमिया। थैलेसीमिया क्या है? एक ऑटोसोम लिंक्ड रेसेसिव ब्लड डिजीज है। इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम अनअफेक्टेड कैरियर हेटेरोजाइगस पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग, ठीक है, अनअफेक्टेड कैरियर पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, ठीक है, कैरियर पेशेंट जो है ऑफस्प्रिंग को ट्रांसफर कर सकते हैं। इट इज ड्यू टू म्यूटेशन और डिलीशन। इट रिजल्ट इन रिड्यूस सिंथेसिस ऑफ वन ऑफ द अल्फा और बीटा ग्लोबिन चेन्स ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है, तो ये भी हीमोग्लोबिन से रिलेटेड डिसऑर्डर है। इंडिया में सबसे ज्यादा थैलेसीमिया इज फाउंड इन गुजरात, ठीक है, तो काफी टेंशन की बात है ये, ठीक है। तो क्या होगा? अल्फा और बीटा चेन में प्रॉब्लम आएगा। इट फॉर्म एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन एंड कॉजेस एनीमिया, ठीक है, एनीमिया होगा, ठीक है। थैलेसीमिया इज ए क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम, सिंथेसिस ऑफ फ्यू ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। सिकल सेल एनीमिया इज ए क्वालिटेटिव प्रॉब्लम, ठीक है। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का डिफरेंस है। सिकल सेल एनीमिया में जो प्रोटीन है वो गड़बड़ बन रही है, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया में जो प्रोटीन बन रही है वो गड़बड़ बन रही है, ठीक है। थैलेसीमिया में जो प्रोटीन बन रही है वो कम बन रही है, ठीक है। तो थैलेसीमिया को हम ट्रीट कर सकते हैं, थैलेसीमिया को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को है तो उसको आयरन का टैबलेट दे सकते हैं, उसमें आयरन की कमी ना है, ब्लड में एनीमिया है, ब्लड चढ़ा सकते हैं। बट सिकल सेल एनीमिया को हम लोग इस तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते क्योंकि वो म्यूटेशनल है, उसमें क्वालिटेटिव डिफेक्ट है। यहाँ पे सिर्फ क्वांटिटी का डिफेक्ट है, क्वांटिटी हम आर्टिफिशियल मीन से बढ़ा सकते हैं। तो दोनों डिजीज में अगर मैं बोलूँ तो थैलेसीमिया इज थोड़ा जो है, हम क्या बोल सकते हैं कि थोड़ा ज्यादा डेंजरस नहीं है एज कंपेयर टू सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। बेस्ड ऑन द चेन, थैलेसीमिया आर टू टाइप्स। अगर अल्फा चेन में डिफेक्ट है किसी पर्सन के तो उसको अल्फा थैलेसीमिया कहलाएगा। अगर उसकी बीटा चेन में डिफेक्ट है तो उसको बीटा थैलेसीमिया हम बोलेंगे, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर 16 रिप्रेजेंट है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ एग्जाम में, ठीक है। तो अल्फा थैलेसीमिया में क्या होगा? अल्फा ग्लोबिन चेन इज ठीक है। तो यहाँ पर जो है अल्फा थैलेसीमिया में प्रोडक्शन ऑफ अल्फा चेन इज अफेक्टेड। दो कंट्रोल करती हैं इसको जीन, ठीक है, HbA1 यहाँ पर हम देख रहे हैं और HbA2, HbA1 और HbA2 जो है इसको कंट्रोल करेंगे, जो क्रोमोसोम नंबर 16 पे प्रेजेंट है। म्यूटेशन और डिलीशन ऑफ वन और मोर ऑफ द 4 जीन एक्यूज कॉज द डिजीज, ठीक है। अब ये इस क्रोमोसोम पे भी होगा, होमोलोगस पेयर, दो पेयर में रहेंगे क्रोमोसोम। तो इन चारों में से अगर किसी में डिलीशन होता है, ठीक है, या म्यूटेशन होता है तो ये अल्फा थैलेसीमिया हो सकता है। The more genes affected, the less alpha globin molecule produced, ठीक है। एक अगर इन चारों में से एक अफेक्टेड है तो मान लो 25% लॉस हो जाएगा अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन का, ठीक है। ये जो अल्फा चेन हमें दिख रहा है, ठीक है, दिस अल्फा चेन इज प्रेजेंट इन द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। उसी तरीके से बीटा चेन प्रेजेंट है, ठीक है। 2 अल्फा चेन होती है, 2 बीटा होती है हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो जितने ज्यादा इन चार में से जीन अफेक्टेड होंगी उतना ज्यादा सीवियर ये डिजीज होती जाएगी, ठीक है। बीटा थैलेसीमिया में सेम चीज होगी, ये क्रोमोसोम नंबर 11 पे प्रेजेंट है ये दोनों जीन्स HBB, ठीक है। इट इज कंट्रोल्ड बाय सिंगल जीन HBB ऑन क्रोमोसोम नंबर 11 ऑफ ईच पेरेंट। म्यूटेशन इन ऑफ वन ऑफ बोथ जीन्स कॉज द डिजीज, ठीक है। तो अगर इनमें एक में भी म्यूटेशन होता है तो डिजीज होगी, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कंप्लीट हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम पेडिग्री एनालिसिस पढ़ेंगे और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, ठीक है। समझ गए? तो इसको हम लोग यहाँ पर खत्म करते हैं, ठीक है। अच्छे से समझ लो इसको। डिजीज के जो ट्रेट्स है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल रेसेसिव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो अच्छे से समझ लो और लिख लो, ठीक है। थैंक यू।